नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने प्यारे से विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे। मैं ज्ञानेंद्र शुक्ला एक बार फिर से आप सभी के सामने आ चुका हूं लेकर के एक जबरदस्त टॉपिक। आज से शुरुआत करेंगे हम लोग नीट और जेई की केमिस्ट्री की क्लास का और करेंगे जबरदस्त तरीके का एक जबरदस्त टॉपिक जो कि एग्जाम में जिसका वेटेज काफी ज्यादा है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। अगर हम केमिस्ट्री की स्टडी को प्रोसीड करें, शुरुआत करें तो शुरुआत ही यहां से होती है। तो केमिस्ट्री की बेसिक शुरुआत करेंगे और टॉपिक आज हमारा होगा मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम काफी सारी चीजें सीखेंगे। जैसे हम लोग सीखेंगे एटॉमिक मास से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या मोलर मास से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी यहां पे हम करने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब एक कह सकते हो शानदार और जबरदस्त सेशन होने वाला है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट में जो भी टॉपिक आज डिस्कस किए जाएंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज का क्या टॉपिक रहेगा बेटा? तो आज का टॉपिक हमारा मोल कॉन्सेप्ट है और मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत में ही हम स्टडी करना शुरू करेंगे भाई एटॉमिक मास क्या होता है। तो आज की कहानी हमारी सबसे पहले एटॉमिक मास से शुरू होगी। एटॉमिक मास क्या होता है, फिर एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मोलर मास क्या होता है, फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और किस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस के हमें आसानी से जवाब देने हैं कि हमारे कम समय में सारे क्वेश्चन के जवाब भी होते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आज का जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक हमारा क्या है भाई? परमाणु द्रव्यमान किसे कहा जाता है, एटॉमिक मास किसे कहते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक जबरदस्त टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये आता है। तो छोटे छोटे पॉइंट को शुरू करेंगे हम लोग, हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल किसी को परेशान नहीं होना है, सभी को कॉपी पेन लेकर के बैठना है, हर एक वो पॉइंट नोट करते हुए चलना है जो कि हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही सारी बातें होंगी जो एग्जाम के ओरिएंटेड होंगी। एग्जाम से इधर उधर की कोई भी बात हम लोग नहीं करेंगे। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, परमाणु द्रव्यमान। तो आज हम देखेंगे परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। आसान सी भाषा में है। सबसे पहले पॉइंट देखो, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं किसे हैं। कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना, उसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब किसी भी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? परमाणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले छोटी सी डिफिनेशन लिखेंगे एक। क्या लिखोगे डिफिनेशन में? परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान को, एक परमाणु के द्रव्यमान को, एक परमाणु के द्रव्यमान को, के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है बेटा? एक परमाणु के द्रव्यमान को हम लोग क्या नाम देते हैं? परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। अब बात आती है ये परमाणु द्रव्यमान, तो भाषा में समझ में आ गया कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। अब अगर ये द्रव्यमान है तो इसका कुछ मात्रक होगा। बिल्कुल भाई, इसका मात्रक क्या होता है? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है एएमयू। क्या होता है बेटा? इसका मात्रक होता है एएमयू। परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक होता है एएमयू। अब पूछोगे एएमयू का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, अब थर्ड पॉइंट में तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये बात आई होगी कि भाई किसी भी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को हम मेजर कैसे करते हैं? भाई परमाणु तो सबसे छोटा पार्टिकल, इतना छोटा पार्टिकल होता है कि उसको हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, और जिस चीज को देख नहीं सकते उसके मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो केमिस्ट हुए उन लोगों ने जुगाड़ किया किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने क्या बनाया? एक मानक मात्रक बना, और उस मानक मात्रक की हेल्प से क्या किया? किसी भी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को कैलकुलेट करना शुरू किया। क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक मानक मात्रक माना। जैसे हम लोग चीनी खरीदने जाते हैं तो चीनी को हम मेजर जब करवाते हैं तो किलोग्राम के साथ तुलना करते हैं ना, तो किलोग्राम क्या है? मात्रक ही तो है। सिमिलर उसी तरीके से क्या किया जाता है, जब हम किसी परमाणु के द्रव्यमान को मेजर करने जाते हैं तो सबसे पहले एक हमारे पास मानक मात्रक होता है। अब वो मानक मात्रक क्या होता है? तो यहां पे जो मानक मात्रक माना गया था वो है कार्बन 12।
यहाँ पे मानक मात्रक किसको माना गया, यहाँ पे मानक मात्रक माना गया कार्बन 12 को। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन का एक एलोट्रोप है, एक अपर रूप होता है कार्बन 12, उसी को हमने यहाँ पे क्या माना, मानक मात्रक मान लिया। अब ये मानक मात्रक क्या था, ध्यान से सुनना। इन्होंने बताया ये जो मानक मात्रक है, ये जो मानक मात्रक है उसको कुछ इस तरीके से एज्यूम किया गया। मानक मात्रक हमारा था 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का क्या बेटा, द्रव्यमान। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या मान लिया गया बेटा, मानक मात्रक मान लिया गया। और इसी मानक मात्रक से तुलना करके, इसी मानक मात्रक से क्या करके बेटा, तुलना करके हर एक तत्व के परमाणु का क्या निकाला गया, परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट किया गया। बाद में इसी मानक मात्रक का नाम चेंज करके, इसी मानक मात्रक का नाम चेंज करके क्या बोल दिया गया, 1 AMU बोल दिया गया। क्या बोला गया बेटा, 1 AMU। तो 1 AMU इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1/12 इंटू कार्बन 12, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, के एक परमाणु का क्या बेटा, द्रव्यमान, के एक परमाणु का द्रव्यमान। बाद में यही मानक मात्रक ही हमारा किसके बराबर हो गया बेटा, AMU के बराबर हो गया। ऐसा क्यों किया गया, तो इसके पीछे का कारण यह हुआ कि बार बार मुझे इतना बड़ा मात्रक लिखना पड़ता। जैसे मान लो मैं नाइट्रोजन का क्या लिख रहा हूं, परमाणुविक द्रव्यमान लिख रहा हूं। तो अगर हम नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखें, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना आया था, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये द्रव्यमान आ रहा था 14 गुना किसका, 1/12 गुणते कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु के द्रव्यमान का, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना आ रहा था बेटा, 14 गुना आ रहा था। इसी तरीके से जब सल्फर का परमाणुविक द्रव्यमान निकाला गया तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान आ रहा था कितना, ध्यान देना यहाँ पे, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान आ रहा था 32 गुना किसके, 1/12 गुणते कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के कितना गुना आ रहा था बेटा, 32 गुना आ रहा था। अब मेरी बात को बार बार सुनना, ये देखो ये वाली यूनिट हमें बार बार लिखनी पड़ रही थी। अब ये इतना बड़ा मात्रक था जिसको लिखने में बार बार लोगों को समस्या होती थी, इसीलिए लोगों ने इसका नाम ही चेंज कर दिया और इसी का नाम क्या लिख दिया बेटा, AMU। इसी की जगह पे क्या लिखना शुरू कर दिया बेटा, इसी की जगह पे नाम लिखना शुरू कर दिया AMU। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान आया वो कितना आ गया बेटा, 14 AMU आ गया। इसी तरीके से सल्फर का ये कितना आ गया बेटा, 32 AMU आ गया। यही मैंने आपसे कहा कि किसी भी तत्व का जो परमाणुविक द्रव्यमान होता है उसका मात्रक AMU होता है। अब यहां से जो क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, कुछ तत्वों का मैं यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान लिख देता हूं, आप याद रखिएगा। जैसे फास्फोरस का होता है 31 AMU, हाइड्रोजन का होता है बेटा 1 AMU। इसी क्रम में अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का 23 AMU। अगर हम बेटा फ्लोरीन की बात करते हैं तो ये होता है 19 AMU। अगर इसी क्रम में हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये होता है 16 AMU। मतलब अगर लास्ट में कहीं पे भी AMU वर्ड आपको दिख जाए, समझ जाना उसका परमाणुविक द्रव्यमान दिया है, मतलब उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान दिया है। जैसे यहां पर फास्फोरस का 31 AMU, इसका मतलब फास्फोरस के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 31 है। हाइड्रोजन का 1 AMU, इसका मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 1 है। यहाँ पे सोडियम का 23 है, इसका मतलब सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 23 है। इसी तरीके से फ्लोरीन का 19 है, मतलब फ्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 19 या 19 है। ऑक्सीजन का 16 AMU, मतलब ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 16 है। क्लियर है मेरी बात, समझ गए। इसी तरीके से अगर हम बेटा बात करते हैं, इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं किसका बेटा, पोटेशियम का, तो ये हो जाता है 39 AMU। ठीक है, याद रखियो मेरी बात। यहां तक तो बात आई होप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक होता है AMU और AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट।
अब देखो एक एएमयू मतलब किसी भी परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट किया गया, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने एक मानक मात्रक माना, और मानक मात्रक किसको माना बेटा, कार्बन 12 को माना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तत्व को मानक मान करके अन्य तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात किया गया, तो याद रखिएगा कार्बन 12। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मानक मात्रक क्या था, 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, जिसका नाम बाद में बदल करके एएमयू रख दिया। तो एक एएमयू की वैल्यू किसके बराबर आई, 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर है। अब यहां से जो क्वेश्चन बेटा राइज होता है इसके बाद, वो इंपॉर्टेंट है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एएमयू की वैल्यू कितनी होती है, 1 एएमयू की वैल्यू कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां से यह पूछा जाता है कि कार्बन 12 के 1 एटम का मास कितना है, कार्बन 12 के 1 एटम का मास कितना है। ठीक है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कार्बन का जो एटम है वो बहुत छोटा है। तो सबसे पहले कार्बन से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया था मास स्पेक्ट्रोमीटर से। किस डिवाइस से ज्ञात किया गया था बेटा, तो याद रखोगे मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग करके कार्बन 12 के 1 एटम का क्या निकाला गया था, मास कैलकुलेट किया गया था। अब ये मास कितना आया था, याद रखेंगे इस पॉइंट को। तो कार्बन 12 के 1 एटम का जो मास आया था, द्रव्यमान आया था, कार्बन 12 के 1 एटम का जो द्रव्यमान आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 9.1 इंटू 10⁻23 ग्राम आया था। कार्बन 12 के 1 एटम का द्रव्यमान कितना आया था मास स्पेक्ट्रोमीटर से, 9.1 इंटू 10⁻23 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि एक एएमयू की वैल्यू कितनी आती है। अब इस पे आ जाते हैं। तो हमें पता है, वी नो डेट 1 एएमयू इक्वल टू होता है 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का क्या बेटा, द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का क्या बेटा, द्रव्यमान। ठीक है, अब आपको पता है 1/12 तो 1/12 रहेगा, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान रख देंगे तो 1 एएमयू की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब बेटा जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो 1 एएमयू की वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो याद रखोगे 1 एएमयू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर है। 1 एएमयू की वैल्यू किससे नहीं आती है, 1.67 10⁻24 ग्राम। ठीक है, फिर पूछा जाता है कार्बन 12 के 1 एटम का मास कितना है, तो 9.1 इंटू 10⁻23 ग्राम। क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन 12 के 1 एटम का मास किस डिवाइस से कैलकुलेट किया गया, तो याद रखेंगे किससे कैलकुलेट किया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट किया गया। क्लियर, समझ गए सभी लोग। अब थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जानते हो मोल क्या है। अगर मैं तुमसे चुपके से एक बात पूछूं कि मोल क्या है, तो कभी ना कभी आप लोगों ने मोल नाम तो सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना है। मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक है, अभी हम मोल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम मोल के बारे में थोड़ी सी स्टडी जानकारियां आपसे लेना चाहेंगे। आई होप आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो जान लो। मोल एक नंबर है, मोल एक क्या है बेटा, संख्या है, और ये संख्या किसके बराबर होती है, 6.022 10⁻23 कण के बराबर होती है। तो एक मोल एक संख्या होती है जिसमें कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 10⁻23 कण। अब ये कण क्या क्या हो सकते हैं बेटा, ये कण परमाणु भी हो सकते हैं, ये कण या तो अणु हो सकते हैं, या तो फिर ये कण क्या हो सकते हैं बेटा, आयन हो सकते हैं। ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं बेटा, आयन भी हो सकते हैं। क्लियर है, सबको पता है। तो मोल क्या है बेटा, एक संख्या होती है जिसकी वैल्यू 6.023 10⁻23 कण के बराबर होती है। ये कण या तो परमाणु होंगे, या तो अणु होंगे, या तो फिर क्या हो जाएंगे, आयन हो जाएंगे। क्लियर है ना सभी को। अब मेरी बात को सुनो, इसी संख्या को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या आप सभी को याद है, इसी संख्या को बोला जाता है एवोगैड्रो संख्या। क्या बोलते हैं बेटा,
इसी को नाम दिया जाता है एवोगैड्रो संख्या। और एवोगैड्रो संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबको पता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। तो सिंपल शब्दों में एक भी कह सकते हैं कि 1 मोल बराबर Na कण, किसके कण, Na कण। सिंपल है, एवोगैड्रो संख्या। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 6.022 10⁻23 कण के क्या होगी बेटा, बराबर होगी। सबको यहाँ तक क्लियर है? थम्स अप करके बताओ एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1 मोल बराबर किसके लिख सकते हैं, Na कण के बराबर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बताओ। लिखा जा सकता है भाई, क्योंकि इसी संख्या को तो एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। और इसकी वैल्यू के, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, Na से किया जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब मेरी बातों को आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ठीक है। सुनना मेरी बात, एकदम गौर से सुनो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछा जाता है रिलेशन कि AMU और मोल में क्या रिलेशन है, AMU एंड Na में क्या रिलेशन है। Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर में क्या रिलेशन होता है। तो दोनों का रिलेशन देख लो बेटा, यहाँ पे ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है कि 1 AMU इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम। किसके इक्वल होता है बेटा, 1/Na ग्राम। और इसी वैल्यू को लिखते हो 1.6 इंटू 1.67 10⁻24 ग्राम। चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों वैल्यू आपस में क्या है बेटा, बराबर है। क्या मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के 1 एटम के मास को, मतलब एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, परमाणविक द्रव्यमान बोलते हैं। परमाणविक द्रव्यमान का जो मात्रक होता है AMU होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए या इसकी गणना करने के लिए हमें सबसे पहले एक मानक मात्रक बनाना पड़ा। और वो मानक मात्रक किसके आधार पर बनाया गया, कार्बन 12 परमाणु के आधार पर बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया, जिस भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को कैलकुलेट करना होता था, हम क्या करते थे, उस मानक मात्रक के साथ उसकी तुलना किया करते थे, ठीक है। और इस तरीके से हमको क्या मिल जाता था, किसी भी तत्व का परमाणविक द्रव्यमान हमको मिल जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने क्या सीखा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने सीखा कि भैया जो एक AMU होता है उसकी वैल्यू 1.67 10⁻24 ग्राम के इक्वल होती है। और यहाँ पर कार्बन 12 का जो एक, कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान आता है 9.1 इंटू 10⁻23 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कार्बन 12 का मास हम लोग किस डिवाइस की मदद से कैलकुलेट कर पाए हैं, तो बेटा याद रखोगे मास स्पेक्ट्रोमीटर। किससे, मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्लियर है, समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम थोड़ी सी बातों को आगे लेकर के चलेंगे। तो हमारे पास एक और टर्म आता है, एक टर्म और आता है, और उस टर्म का नाम होता है औसत। क्या होता है बेटा, औसत परमाणु द्रव्यमान। और देखें इसको, इसको यहां से उठाते हैं, आगे लेकर के आते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये क्या होता है, आओ इसके बारे में थोड़ी सी बातों को समझेंगे हम लोग, ठीक है। औसत क्या होता है, देखो हमें पता है कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु के क्या बन सकते हैं बेटा, परमाणु के क्या बन जाते हैं, समस्थानिक बनते हैं, बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं बेटा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की ही बात कर लें, परमाणु के क्या बन जाते हैं बेटा, समस्थानिक भी होते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन के कई सारे समस्थानिक होते हैं, 3 1H1 भी होता है, 1S2 भी होता है, और 1S3 भी होता है। अब बेटा यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन तो अकेला एक परमाणु है, लेकिन इसके 3 समस्थानिक है। अब बताओ, इसका 1H1 में इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, यहाँ पे इसका 2 है, और यहाँ पे इसका परमाणविक द्रव्यमान कितना है, 3 है। अब बात ये आती है कि हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान क्या रखे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या रखते हैं, ऐसी कंडीशन में जो भी तत्व समस्थानिक बनाते हैं या जो भी समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं, उनके लिए जो उनका परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है वो हमेशा कौन सा होता है, औसत परमाणविक द्रव्यमान होता है। उसके लिए हमेशा उसका क्या लिखते हैं, औसत परमाणविक द्रव्यमान लिखा जाता है। क्लियर है मेरी बात। तो औसत परमाणविक द्रव्यमान जो होता है वो समस्थानिकों के लिए डिफाइन है, ठीक है। वो किसके लिए डिफाइन है, समस्थानिकों के लिए डिफाइन है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत परमाणविक द्रव्यमान का फार्मूला, औसत परमाणु द्रव्यमान का क्या है बेटा, जो फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिखेंगे सिग्मा। देखो जितने भी समस्थानिक हैं इन सबके परमाणु भार को आपस में क्या करना है बेटा, जोड़ देना है। क्या करना है बेटा, जोड़ देना है। ठीक है, तो सिग्मा लिखेंगे। एटॉमिक मास को किससे लिखते हो बेटा, ए से। तो मान लेते हैं जो भी आपके पास समस्थानिक है उसका एटॉमिक मास ए है। तो जितना भी एटॉमिक मास है, जैसे इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है और इसका कितना है 3 है, तो लिखेंगे सिग्मा ए आई इंटू में क्या लिखोगे, एन आई। जितने भी परमाणु हैं अपॉन में क्या लिखोगे, टोटल परमाणुओं की संख्या से इसको डिवाइड कर दोगे। अगर इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो ये भी लिख सकते हो A1N1 प्लस में क्या लिखोगे बेटा, A2N2 प्लस में क्या लिखना है बेटा, A3N3। A3 क्या लिखना पड़ेगा, N3 डॉट डॉट, इसको ऐसे बढ़ाते चले जाओ। अपॉन में ये क्या हो जाएगा बेटा, ये है परमाणुओं की संख्या, जितने भी परमाणु उन सबको जोड़ करके इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे A1 A2 A3 क्या होता है, याद रखेंगे, A1 A2 A3 डॉट डॉट, ये सब जो होते हैं ये होते हैं परमाणु भार। समस्थानिकों के क्या होते हैं बेटा, परमाणु भार। जैसे देखो पहले समस्थानिक का परमाणु भार कितना है 1, तो A1 बराबर 1। ये कितना है 2, तो A2 बराबर 2 हो जाएगा। ये कितना है A3 बराबर क्या लिखोगे, 3 लिख दोगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर N1 N2 N3 क्या होता है बेटा, N1 N2 N3 ये सब क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या होती है। ये होती है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की क्या होती है बेटा, संख्या। या फिर कहीं कहीं पर, या फिर ये क्या होती है, मोलों की संख्या। या तो मोलों की संख्या तुमको दे दी जाएगी और या तो फिर बेटा तुम्हें परमाणुओं की संख्या दे दी जाएगी। इस फार्मूले का यूज करके आप उसका क्या निकाल सकते हो, ये फार्मूला यूज करके आप उसका क्या निकाल सकते हो, औसत परमाणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात, मेरी बात समझ गए। तो औसत परमाणु द्रव्यमान किसके लिए निकाला जाता है, जो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिकों के केस में हम लोग औसत परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं। बाकी सबके लिए क्या होता है, परमाणविक द्रव्यमान इकाई ही होती है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। क्या करना है, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका क्या बताया गया था, A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3। मतलब जितने भी हमारे पास समस्थानिक होंगे उन समस्थानिकों के अलग अलग द्रव्यमान और उनके परमाणुओं की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करके, सबको आपस में जोड़ करके कुल कणों की संख्या से जब डिवाइड कर दोगे तो आपको औसत परमाणु द्रव्यमान आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, क्लियर है, थम्स अप, बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है। अब हमारे पास आता है मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोलर द्रव्यमान किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, मोलर द्रव्यमान क्या होता है। अभी मैंने तो आपसे क्या बोला था, एक मोल। क्या बोला था, एक मोल। एक मोल बराबर 6.022 10⁻23 कण। हाँ वही Na कण। ठीक है, तो जो एक मोल पदार्थ है, इस एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणुविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। वहीं पर एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को, एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को, एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहते हैं बेटा, एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहते हैं बेटा, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एक मोल जो पदार्थ है उसके द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। अर्थात Na जो कण है, कितने कण बेटा, Na कणों का जो द्रव्यमान है, Na कणों का द्रव्यमान किसके बराबर होता है बेटा, Na कणों का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। मोलर द्रव्यमान के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल अब सुनो, जैसे मान लो मुझसे कोई कहे कि नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान निकालो, नाइट्रोजन का क्या निकालो, मोलर द्रव्यमान। तो आओ देखें, एग्जाम्पल के बेस पे देखते हैं। नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान निकालना है, मान लो चैलेंज मुझे मिला है। नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे, तो हम सिंपल शब्दों में क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान
नाइट्रोजन के एक परमाणु का क्या बेटा, द्रव्यमान, गुणते क्या कर देंगे बेटा, Na। अगर तुम्हें एक परमाणु का द्रव्यमान मिल जाए तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर द्रव्यमान मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक मोल में कितने कण होते हैं बेटा, Na कण होते हैं। अब बताओ नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान अभी कितना बताया था मैंने, याद है किसी को, 14 AMU। कितना बताया था बेटा, याद है, 14 AMU बताया था। इनटू में क्या लिखोगे बेटा, Na, सबको पता है। अब बताओ यहाँ पे 14 AMU है और ये Na है। आपको अभी मैंने बताया था 1 AMU बराबर किसके होता है बेटा, 1/Na ग्राम के होता है। याद है कि नहीं, याद ही होगा। तो ये हो जाएगा 1/Na ग्राम, गुणते में Na से Na कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा, 14 ग्राम। ये 14 ग्राम क्या हो गया, नाइट्रोजन का मोलर मास हो गया। अच्छा, कोई अंतर तो आपको दिख रहा है क्या, ये इसका क्या है बेटा, परमाणविक द्रव्यमान है। ये इसका क्या है, ये इसका है परमाणविक द्रव्यमान, ये इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। और ये इसका क्या हो गया बेटा, मोलर द्रव्यमान हो गया। ये इसका क्या हो गया बेटा, मोलर द्रव्यमान। अच्छा देखो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे भी 14 है। खास बात तो ये है, इसका मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर है, लेकिन मात्रक अलग है, AMU है और ग्राम है। तो याद रखोगे, मोलर द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, जो मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है, ये होता है ग्राम। ये क्या होता है बेटा, ग्राम। इसीलिए मोलर द्रव्यमान का एक दूसरा नाम होता है ग्राम द्रव्यमान। इसका एक दूसरा नाम भी होता है ग्राम द्रव्यमान। क्या होता है बेटा, ग्राम द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बोले या ग्राम द्रव्यमान बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। क्लियर है, कुछ अंतर नहीं है। अगर किसी भी चीज को हमने ग्राम में लिखा है, इसका मतलब उसका क्या दिया है, मोलर द्रव्यमान। अगर किसी भी चीज को मैंने AMU में लिख दिया है, ठीक है, तो आप समझ जाना उसका कौन सा द्रव्यमान दिया है, परमाणविक द्रव्यमान दिया गया है। परमाणु द्रव्यमान आप सभी को दिया गया है, एटॉमिक मास दिया गया है। क्लियर है। चलो, थोड़ी सी बातों को और आगे लेकर के हम लोग चलेंगे, तो ध्यान से सुनना। अब जैसे मोलर द्रव्यमान हो गया, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे अणु भार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, अणु भार के बारे में बात करेंगे कि अणु भार क्या होता है। नाम तो जानते होंगे अणु भार के बारे में, परमाणु के बारे में जान गए तो अणु के बारे में जानना स्वाभाविक है। तो हेडिंग डालेंगे मोलर मास। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोलर मास। अब देखो अणु भार क्या होता है, गौर फरमाना, नजरें स्क्रीन पे रहेंगी, बहुत अच्छा लगेगा। आज ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, अगर दिमाग में तुम्हारे बस गए ना, और हर एक कॉन्सेप्ट को तुमने अच्छे से फील कर लिया, अच्छे से चीज़ों को समझ लिया कि AMU को लगा तो परमाणविक द्रव्यमान बता रहा है, ग्राम लिख दिया गया तो मोलर द्रव्यमान बता दिया, तो जो आपके न्यूमेरिकल केमिस्ट्री को आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो परेशान करना बंद कर देंगे। समझ रहे हो ना। एक वो ऐसी कह सकते हो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना जीना मुश्किल है। ठीक है, कहते हैं ना जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, वैसे केमिस्ट्री में इस टॉपिक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना केमिस्ट्री की परिकल्पना करना मुश्किल है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, दिल से तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ नाम से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बेटा बहुत ज़रूरी है कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। कहते हैं ना जिंदगी में हर एक छोटी छोटी चीज़ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी गलतियों से बच करके ही इंसान महान बनता है, और जो छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करता हुआ चलता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो सिंपल सी बात इतनी आप सभी के लिए है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके की कॉन्सेप्ट हैं, इसको हल्के में ना लें। एक अच्छी सी कॉपी लें, उस कॉपी में हर एक पॉइंट को लिखते चलें और हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कल अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ग्राम AMU इस तरीके से चीज़ें लिखी मिले तो उसका मतलब तुम्हारे दिमाग में समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तभी देखना इसके बहुत सारे एप्लीकेशन अभी आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी सारे जगहों पे मदद करने वाले आप सभी के लिए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है बेटा अणु भार। क्या आता है बेटा आप सभी के लिए, अणु भार आता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे देखो मैंने कोई अणु बनाया, तो अणु का निर्माण किससे होता है, अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है। तो देखो किसी भी अणु का जो भार होता है उसे ही अणु भार कहते हैं। कोई भी अणु है, अणु का जो भार है वही अणु भार है। अब लेकिन अणु भार निकालते कैसे हैं, जैसे पानी है, पानी H2O होता है, फार्मूला सबको पता है। अब इसमें दो परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं
ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। अगर कोई कहे कि भैया इसका अणुभार बता दो, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के परमाणुविक द्रव्यमान और ऑक्सीजन के परमाणुविक द्रव्यमान को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वाटर का हमें क्या मिल जाएगा, अणुभार मिल जाएगा। सिंपल सी बात। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 AMU। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का यहाँ पे टोटल द्रव्यमान हो गया 2 AMU। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16 AMU। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का 16 AMU होता है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 18 AMU हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 18 AMU हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ गए तुम लोग? अणुभार के बारे में क्लियर हो गया सभी को? तो मैंने आप सभी से क्या कहा कि जो अणुभार होता है, अणुभार क्या होता है, किसी भी अणु में उपस्थित जो परमाणु हैं, अगर उनके अलग अलग भारों का योग कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है, अणु का अणुभार मिल जाता है। तो अणुभार किसके बराबर होता है, सबसे पहले ये लिखोगे, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित सभी अलग अलग परमाणुओं के, सभी अलग अलग परमाणुओं के, सभी अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमानु, परमाणुविक द्रव्यमानु लिखना था, अलग अलग परमाणुविक द्रव्यमानु, परमाणुविक द्रव्यमानु मानों का योगफल, द्रव्यमानों का क्या बेटा, योगफल, द्रव्यमानों का योगफल अणुभार के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अणुभार के बराबर होता है। अच्छा एक चीज देखो, अगर यहाँ पे आपने जल का अणुभार निकाला तो कितना आया, 18 AMU आया। कितना आया, 18 AMU आया। अब बेटा देखो AMU किसका मात्रक होता है, अभी मैंने बताया था AMU मात्रक होता है परमाणु द्रव्यमान का। AMU मात्रक किसका होता है बेटा, परमाणु द्रव्यमान का। फिजिक्स में बताया गया था एक ही दो अलग अलग भौतिक राशियों के एक ही मात्रक कभी भी हो नहीं सकते। तो अगर ये बेटा AMU परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है तो क्या वो अणुभार का मात्रक हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन आ तो रहा है। तो लोगों ने क्या कहा, अणुभार और परमाणु को, अणुभार और परमाणु भार को अलग करने के लिए कहा कि भैया जब भी हमें अणुभार का मात्रक लिखना पड़ेगा तो अणुभार का जो मात्रक होगा, अणुभार का क्या होगा बेटा, जो मात्रक होगा वो U होगा। U को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यूनिफाइड मास यूनिट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा यूनिफाइड मास यूनिट। क्या बोलेंगे, यूनिफाइड मास यूनिट बोलेंगे। AMU नहीं लिखेंगे, U लिखेंगे। U का मतलब यूनिफाइड मास यूनिट, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका जो मात्रक होता है यूनिफाइड मास यूनिट U होता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया था, ये बेटा इसका दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरे पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट बात लिख देना, बात यही है कि एक AMU की जो वैल्यू होती है 1 U के ही बराबर होती है। खास बात है, केवल अलग दिखाने के लिए कि अणु का भार है, ये परमाणु का भार है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को अलग लिखा गया है। बाकी दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आओ कुछ तत्वों का हम क्या निकाल देते हैं, अणुभार निकालना सिखाते हैं। कुछ तत्वों का क्या निकालना सिखाते हैं बेटा, अणुभार निकालना आप सभी को हम सिखा देते हैं, कुछ परमाणु और कुछ अणुओं का, ठीक है। जैसे पहला मैंने लिखा वाटर का, तो वाटर में देखो सबसे पहले कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। अब ध्यान सुनना, अब देखो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 AMU, तो ये टोटल हो गया 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो ये हो गया 16। टोटल ऐड करोगे तो 18 U हो गया। इसी तरीके से अगर हमसे कोई कहता है कि मेरे पास दिया गया है HCl, तो HCl में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 1, क्लोरीन के कितने बेटा, 1। अब आपको पता है हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 होता है, तो ये 1 हुआ। क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये 35.5 हो गया। टोटल आप देखोगे 36.5 क्या हो जाएगा बेटा, U हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें बेटा, तो मेरे पास दिया गया H2SO4 डेट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। सल्फर के कितने, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4। अब हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 होता है, तो ये टोटल 2 हो गया।
सल्फर के 1 एटम का 32 होता है तो ये टोटल 32 होगा। ऑक्सीजन के 1 का 16 होता है तो ये 64 होगा। और टोटल को ऐड करोगे तो ये कितना होगा, 98 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। इसी तरीके से अगर हमसे कोई कहे ग्लूकोज का निकालो, तो ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं बेटा, 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 12 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। अब कार्बन के 1 एटम का मास कितना होता है, 12। ये हो गया 72, ये 1 होता है, इस तरीके से हो गया 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16, 96 ऐड करना बेटा, ये कितना आ जाएगा, 180। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी अणु का अणु भार कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए। आई होप कि यहाँ तक समझ में चीजें आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, काफी बार पूछा भी गया था। ये कह रहा है कार्बन के लिए सही कथन का चुनाव कीजिए। कह रहे हैं कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है। क्या बात सही है? हाँ भाई, बिल्कुल बात सही है, सही है। कह रहे हैं कार्बन के एक अणु का द्रव्यमान 12 भी होता है, अभी मैंने पढ़ा है। एक परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पे बेटा AMU होना चाहिए। ठीक है, AMU, ठीक है, ये भी सही है। कह रहे हैं कार्बन 12 के एक मूल पदार्थ का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम। ग्राम में हो गया तो मोलर द्रव्यमान ये पूछा गया, ये मोलर द्रव्यमान हो गया, ये अणुभार हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेटा, इसका, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया परमाणविक द्रव्यमान। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ बढ़िया है, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर धोखा है तो अब तो फिर धोखा है। ठीक है, आते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। अणुभार के बाद, अणुभार का हमने क्रियाकलाप समझ लिया। अब बेटा बात आती है, जैसे हम लोगों ने निकाला था परमाणु भार, फिर परमाणु भार के लिए क्या निकाला था, औसत परमाणु भार। वैसे आता है औसत अणु भार। क्या आता है, औसत अणु भार। क्लियर है सभी का। क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी पीते हैं, औसत अणु भार आ जाता है। ठीक है, तो औसत अणु भार कैसे निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो, औसत अणुभार कैसे निकालते हैं, सेम तरीका है वही। औसत अणुभार निकालने का, औसत अणुभार निकालने का भी सेम तरीका है। जैसे हम लोगों ने उसका निकाला था, वही तरीका यहाँ पे भी लगेगा। औसत अणुभार बराबर लिखना पड़ेगा सिग्मा MI। यहाँ पे अणुभार होगा, M किसको रिप्रेजेंट करेगा, अणुभार का, अणु के भार का। इनटू में लिखना है NI, अपॉन में लिखना है सिग्मा NI। अब बेटा इसी को एक्सपेंड करोगे। अब जब तुम इसी को एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा M1N1 प्लस में क्या लिखना पड़ेगा, M2N2, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, M3N3 डॉट डॉट, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, सेम N1 प्लस में क्या हो जाएगा, N2 प्लस में क्या हो जाएगा, N3 डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा। याद रखो, अब तुम्हारे मन में एक लगन आई होगी, एक बात तो आई होगी मन में। क्या बात आई होगी, M1 क्या है, N1 क्या है। सिंपल सी बात है, बता देते हैं हम। यहाँ पर M1, M2, M3 डॉट डॉट, ये सब जो होते हैं, ये होते हैं अणुभार। जो तत्व दिया गया, जो यौगिक दिया, जो अणु दिया गया है, ये अणु का है अणुभार। अणु का क्या हो गया बेटा, ये अणुभार हो गया। ठीक है, N1, N2 या फिर N3 जो होता है ना बेटा, ये क्या होता है बेटा, इसका, ये इसका हो जाता है, गौर फरमाना यहाँ पे, N1, N2, N3 ये सब इसका क्या हो जाता है, ये सब इसका हो जाता है मोलों की संख्या। ये मोलों की क्या होगी बेटा, संख्या, या फिर कह सकते हो अणुओं की संख्या। ठीक है, सिंपल बात समझो। जैसे अगर मेरे पास एक जगह CO2 दिया गया और एक तरफ क्या दिया गया, CO, और बोला गया एक मिक्सचर है। बेसिकली औसत अणुभार वहाँ निकालना पड़ता है जहाँ पर गैसों का मिश्रण होता है। ये जहाँ पर गैसों का मिश्रण होता है ना, तो गैसों के मिश्रण के केस में हमें औसत अणुभार कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक कंटेनर है, उसमें CO2 गैस भी भरी है, CO गैस भी भरी है। अब बताया गया इस कंटेनर में जो CO2 गैस है, इसके कितने मोल हैं, 1 मोल है, और इसके कितने बेटा, 2 मोल है।
अब बताओ इसका औसत अणुभार कितना होगा। तो इस कंडीशन में औसत अणुभार कैसे निकालोगे, सिंपल वही तरीका है। औसत अणुभार कैसे निकालेंगे, जैसे निकाला जाता है वैसे निकालेंगे औसत अणुभार। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, M1। अब अगर मैं इसके लिए M1 लिखूं तो CO2 के लिए M1 कितना होगा 44। इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए M2 मान लेते हैं, और M2 इसके लिए हो जाएगा कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, टोटल हो जाएगा 28। अब देखो N1 कितना है बेटा, इसके लिए N1 है 1 मोल, और इसके लिए N2 कितना हो जाएगा 2 मोल। वैल्यू प्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा 44 गुणते क्या हो जाएगा बेटा 1 + 28 गुणते 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2। सॉल्व करोगे 44 प्लस ये क्या हो जाएगा 56/3, 100/3। सॉल्व कर लोगे कि नहीं, यही हो जाएगा औसत अणुभार। ठीक है, तो औसत अणुभार हमें तब निकालने की आवश्यकता पड़ती है जब कई सारी गैसों का क्या भरा हो, मिश्रण। और जब मिश्रण भरा है तभी काम होगा, अगर नहीं भरा तो कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो औसत अणुभार भी निकालना हम लोगों ने सीख लिया। आओ यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक अम्ल का सूत्र है HaO2, इसके 0.1 मोल अम्ल का द्रव्यमान दिया गया है। 0.1 मोल अम्ल है, 0.1 मोल HaO2 अम्ल का जो द्रव्यमान है ये कितना है, अम्ल का जो द्रव्यमान दिया गया है बेटा वो कितना है 4.7 ग्राम है। अच्छा ये बताओ 0.1 दिया गया, 4.7, क्या डेसिमल से डेसिमल नहीं गायब कर सकते, एक ही पॉइंट पे डेसिमल है, आसानी से कर सकते हो। सोचना समझना क्या है, इसका मतलब एक मोल HaO2 का A2 अम्ल का द्रव्यमान किसके बराबर हो गया बेटा 47 ग्राम के बराबर। कितने ग्राम के बराबर हो गया बेटा 47 ग्राम के बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए का परमाणु भार निकाल लो, तो मिल तो गया यार, आसान तो है। देखो HaO2, एक मोल HaO2 का द्रव्यमान कितना है 47, सिंपल है। तो लिखो 47 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे हाइड्रोजन का द्रव्यमान, सही है, 1 गुणे ए का द्रव्यमान प्लस 2 गुणे किसका बेटा ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब 47 बराबर हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबको पता है 1 होता है, ए का निकालना है तो ए को ए ही रहने दो। ऑक्सीजन का सबको पता है कितना होता है 16। ये 47 बराबर 1 प्लस में ए, ये 16 दूनो 32, 32 और 1 33 हो जाएगा। ए निकाल दोगे बेटा कितना मिल जाएगा 14। सही ऑप्शन कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आप सभी को बढ़िया प्रेम से। जो प्रेम से इन सारे कथा को समझ जाएगा, हर एक कथा को कर पाएगा। देखो देखने में कितना बड़ा सा लग रहा था ना, लेकिन क्या बड़ा है नहीं, छोटा सा दिमाग लगाना है। और जो बंदा ये दिमाग लगा लिया गेम के पलट जाएगा, और जो नहीं लगा पाया टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अपने अपने एंड पे बात है। अब जो हारा वही है जो लड़ा नहीं, और जो लड़ जाता है वो हारता नहीं है। कह रहे हैं मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान 24.31 AMU है। मैग्नीशियम के एक नमूने में मैग्नीशियम 79% मोल 24 मैग्नीशियम का। देखो जो ये मैग्नीशियम होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 24 और एक होता है बेटा 25 और एक होता है बेटा 26, यही है। तो कह रहे हैं कि बताओ भाई अगर मैग्नीशियम का औसत परमाणु द्रव्यमान 24.31 AMU होता है, सबको पता है, ठीक है। कह रहे हैं मैग्नीशियम के एक नमूने में मैग्नीशियम 79% 24 वाला मैग्नीशियम प्रेजेंट है, और 25 वाला कितना प्रेजेंट है 11। कह रहे हैं 26 वाला कितना होगा, दुनिया को पता है कि अगर ये टोटल तीनों को मिला दे तो कितना % होना चाहिए बेटा 100। कितना होना चाहिए बेटा 100, और 100 में से आपको पता है एक 24 कितना है बेटा 79, और 25 कितना है बेटा 11। तो बताओ हो कितना गया बेटा ये 90, बचा कितना है बेटा 10। तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा 10। देख रहे हो लल्लू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी के यहाँ। जिन बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनको कहीं पे भी कोई डर नहीं लगता है, वो आसानी से अपने ऐसे क्वेश्चंस को देखने के बाद डरते नहीं है। ये बड़ी बड़ी लैंग्वेज भले लिखी जाती है, लेकिन क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो क्वेश्चन आपका मुश्किल से 2 लाइनों में कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना था, कॉपी पेन उठानी ही नहीं थी, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है।
अब 79% अगर मैग्नीशियम 24 है और 11% मैग्नीशियम 25 है तो बचा हुआ क्या होगा, मैग्नीशियम 26 ही होगा भाई। तो इन दोनों को जोड़ करके 100 में से माइनस कर दो। लल्लू सा क्वेश्चन है, कोई भी प्राइमरी का बच्चा भी कर लेगा, कोई भी प्राइमरी का भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, इसके बाद पार्ट नंबर 2 आएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 2 देखना मत भूलना, क्योंकि वहां पे हम मोल को कैलकुलेट करना सिखाएंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।